हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं के त्रिपाठी पुनः आप सभी लोगों का अभ्युदय योजना की इस नीट फिजिक्स क्लास में वेलकम करता हूं। स्वागत है। जैसा कि पिछले टर्न पे हम टॉपिक लेकर के चल रहे थे थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ मैंने उसमें बताया था। कुछ पोर्शन उसका छोटा से एक रह गया, उसको करने के बाद हम लोग सेकेंड लॉ जिसके हीट इंजन कहते हैं तो उस पर बात करेंगे। देन कुछ रेफ्रिजरेटर की बात, उसकी एफिशिएंसी की बात करेंगे और बाद में कार्नोट इंजन की भी बात करेंगे। आइडियल जो एक इंजन की कल्पना उन्होंने की थी। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर मैं एक छोटा सा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस के बारे में बताना चाहता हूँ। आप सभी जानते हैं बच्चों, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड कितना होता है, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। जी तो होता है ना, डेल्टा टी। तो स्पेसिफिक हीट कितना हो रहा है यहाँ पर देखिए। स्पेसिफिक हीट S इज इक्वल टू Q अपॉन एम डेल्टा टी। सपोज ये दिस वन दिस इज व्हाट स्पेसिफिक हीट। ओके, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। यहाँ पर m मास के लिए डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर करना हो और तो उसमें दिस मच अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, वेयर S इज द स्पेसिफिक हीट। ठीक, अब देखिए स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी हो सकता है, तो यहाँ पर उसको SV से दिखला देते हैं और एट कांस्टेंट प्रेशर अगर ये होता तो इसे हम M डेल्टा टी दिखला रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर आगे आप लोगों को बताना चाहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी की बात बता रहे हैं, तो मोलर हीट कैपेसिटी को एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर CV और CP जो कह रहे हैं उसको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। फिर इसमें दोनों में हम रिलेशन भी निकालने जा रहे हैं, इसीलिए बताना जरूरी। तो सबसे पहले आप लिखिए मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहां पर देखिए n मोल्स के लिए कितना मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कितना हो जाएगा CV से दिखलाएंगे और कितना Q अपॉन अभी M को ये n मोल्स के लिए ले रहे हैं डेल्टा टी, वेयर एज एट कांस्टेंट प्रेशर पर CP इज इक्वल टू Q अपॉन n डेल्टा टी। ये दोनों ही यहां पर नोट कर लीजिए। अभी आप लोगों से ये कांस्टेंट प्रेशर पर है और वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, जब भी हम गैस को डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो उसमें क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब बात करेंगे, मतलब पिस्टन को ऊपर नहीं जाने दे रहे, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर रहा है, तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है इसको। लेकिन अगर हम यहां पर उसको प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो पिस्टन ऊपर जाने के लिए फ्री है और टेम्परेचर उतना ही चेंज करना चाह रहे हैं, तो नेचुरली यहां पर हमको ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा। बात ध्यान दे लीजिए, हम यहां पर बात कर रहे हैं कि अगर डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज करना है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं, तो यहां पर अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज W 0 होगा, वर्क डन। लेकिन अगर पिस्टन ऊपर जाने के लिए फ्री है, कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं, जितना वेट उस पर पिस्टन पे रखा रहने दें और टेम्परेचर उसका बढ़ा रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उतने टेम्परेचर तक जाने के लिए उसे ज़्यादा यहाँ पर हीट रिक्वायर्ड है। दैट मीन्स
कि हम यहाँ पर बात करेंगे अभी डेल्टा क्यू की। अगर हम बात करें अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है तो उन दोनों ही बातों को देख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर इतना जान लेने के बाद हम लोग यहाँ पर अगला टॉपिक करेंगे, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। इसी को फॉर एन आइडियल गैस कह रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, मेयर्स रिलेशन भी कहलाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेयर्स रिलेशन भी कहते हैं। तो बच्चों देखिए, रिलेशन बिटवीन CP and CV for an ideal gas, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मेयर्स रिलेशन भी कहते हैं। मेयर्स रिलेशन के नाम से भी जानते हैं। ओके, दैट इज, ये भी आपको याद होगा, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो इसी का हम यहां पर एक छोटा सा डेरिवेशन कर लेते हैं। उसके बाद में हम आपको CP और CV के वैल्यूज बताएंगे और आगे देखिए फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर थोड़ा सा काम करेंगे। तो बच्चों, N मोल ऑफ अ गैस हम लेते हैं और उसको यहां पर डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है। सपोज आप जानते हैं अच्छी तरीके से, डी क्यू इज इक्वल टू, अगर आप दिखला रहे हैं या क्यू इज इक्वल टू से आप इसे दिखला दे रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, इतना वर्क हो जाएगा। अब अगर हम यहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर कितना हो जाएगा बच्चों, डी डब्ल्यू। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डब्ल्यू 0 हो जाएगा। तो जब डब्ल्यू 0 हो जाएगा तो डी यू इज इक्वल टू, देखिए कितना हो जाएगा, डी यू इज इक्वल टू डी क्यू ही होगा। और आप लोग अभी क्यू भी इसे लिख सकते हैं, चलिए क्यू लिख लीजिए, कोई नहीं, ऐसे लिख सकते हैं इतना। और अभी आप जान चुके हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम वैल्यू ऑफ क्यू कितना था, वैल्यू ऑफ क्यू कितना, CV। तो N मोल्स के लिए तो NCV डेल्टा टी हो जाएगा इसके लिए। तो NCV डेल्टा टी यहां पर इसको सब्स्टिट्यूट कर लें। अब देखिए जरा सा, इसको अगर हम यहां पर बच्चों देखिए, तो इसकी वैल्यू को यहां पर अभी हम लोगों ने निकाला था कितना, डी, तो ये तो 0 हो गया, तो ये यहां पर डी इक्वल टू डी क्यू सपोज कीजिए, ठीक है, डी क्यू रख लीजिए। चलिए, तो यहां पर इसका वैल्यू कितना था, NCV डेल्टा टी, N मोल्स के लिए। अभी CV का वैल्यू बताया नहीं था मैंने तुम्हें इतना। तो ध्यान दीजिए जरा सा, अगर एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उस केस में यहां पर डी क्यू कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, डी यू तो वही होगा, लेकिन यहां पर अभी तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना, तो वो कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू। वर्क तो होगा ही होगा ना, वर्क तो होगा ही, लेकिन ये जो डी यू था वो तो वही रहेगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो वही रहेगा। तो बच्चों यहां पर देखिए कितना हो जाएगा, NCV डेल्टा टी, ये हम डी यू को रिप्लेस कर सकते हैं और वर्क डन जो हो रहा है पी डी। अब अगर हम इसको बात करें तो यहां पर कांस्टेंट प्रेशर पर हमने आप लोगों को बताया था NCP डेल्टा टी, PdV। ओके, तो जरा सा ध्यान दीजिए कि अगर हम इसको यहां पर PdV को देखना चाहें तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। PdV की जगह पर PdV का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए, वी नो दैट PV इज इक्वल टू NRT, N मोल्स के लिए।
तो ये यहां पर कांस्टेंट होता है और आप इसे क्या करें, आर और एन तो यहां पर चलिए मोल और ये है, तो इसे अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पर एट कांस्टेंट प्रेशर P कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएट अगर T के रिस्पेक्ट में कर दें तो कितना हो जाएगा dV बाई dt, और ये देखिए कितना हो जाएगा NR, T का तो T के रिस्पेक्ट में 1, सो P dV के वैल्यू आपको यहां पे NR dt मिल जाएगा, और ये NR dt इसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपको मिल रहा है NCP डेल्टा T इज इक्वल टू NCV डेल्टा T प्लस NR dt, N कैंसिल dt कैंसिल, सो CP इज इक्वल टू CV प्लस R, दैट इज CP माइनस CV इज इक्वल टू R। थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ये यहां पर ध्यान दे लीजिए फिर से एक बार कि फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dq इज इक्वल टू du प्लस dw, वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क डन 0 होगा तो du इज इक्वल टू dq ही रहेगा। अब एट कांस्टेंट प्रेशर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड कितना है, du प्लस वो तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वही रहेगा प्लस dw, क्योंकि यहां तो अब काम होगा, तो इस जगह पर जो काम होगा बच्चों, ये जो dw है ये कितना हो जाएगा pdv, चेंज इन वॉल्यूम इनटू प्रेशर, और ये हम आप लोगों को अभी इसका एट कांस्टेंट वॉल्यूम वैल्यू कितना Q का निकाल चुके थे, NCV डेल्टा T, तो NCV डेल्टा T और dq यहां पर जो आप देख रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर के लिए NCP डेल्टा T, तो यहां पर PdV को निकालने के लिए फ्रॉम गैस इक्वेशन आप देख रहे हैं PV इज इक्वल टू nRT, कांस्टेंट प्रेशर, P कांस्टेंट है तो V का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू T करके ये आपने यहां पर PdV का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इतना आपको यहां पर से देखिए मिल गया। अब बच्चों यहां पर एक बात आप लोगों से बताना चाहता हूं, we know that Cp upon Cv is equal to gamma, जरा सा ध्यान दीजिएगा, Cp upon Cv is, देखिए is gamma, so Cp is equal to gamma times Cv, so अभी जो आप लोगों ने निकाला है Cp माइनस Cv is equal to R, तो इसमें यहां पर Cp को सब्स्टिट्यूट कर देंगे गामा Cv माइनस Cv इज इक्वल टू R, सो Cv इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1। नोइंग Cv वी कैन फाइंड Cp, भी Cp को निकालना है तो यहां पर से देखिए Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R, और ये वैल्यू यहां पर R अपॉन गामा माइनस 1 प्लस R सब्स्टिट्यूट कर दें तो एलसीएम लेकर के आपको मिल गया गामा R अपॉन गामा माइनस R, दिस इज व्हाट Cp। सो Cp एंड Cv आपको यहां पर मिल गए और आप देख भी रहे हैं कि Cp ज्यादा है, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों को यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम और गामा में एक रिलेशन पहले मैं बता चुका हूं, और उस रिलेशन को याद कीजिए, दैट गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 अपॉन F जिसको आप लोग बोल रहे थे। तो देखिए अभी यहां पर गामा आपको ये मैंने पास्ट पिछले टर्न पे आप लोगों को बताया हुआ है कि Cp अपॉन Cv जो गामा था और ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम F में रिलेशन था, इसको आप लोगों को मैंने बता दिया था। तो इसको यहां पर देख लें, 1 प्लस 2 अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम। आप देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक के लिए, मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए 3 था, डायटॉमिक के लिए 5 था, और पॉलीएटॉमिक के लिए कितना था, 6 था। उन वैल्यूज को यहां पर रखते हुए आप लोगों को एक छोटा सा मैं ब्रीफ दे रहा हूं जिसमें
मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक के लिए आपको Cp और Cv के वैल्यूज मिल जाएंगे। तो देखिए जरा सा इसको किस तरीके से। तो ये बच्चों एक हमने आपको यहाँ पर ब्रीफ कर दिया है कि गामा इज इक्वल टू 1/1+2/f लेकर के देखिए मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक के लिए यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था, 3, 5 एंड 6। और इनके लिए अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते जाएं तो यहाँ पर जैसे 3 आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये 5/3 विच मीन्स 1.67। फिर अगर ये 5 रख देते हैं तो 7/5 1.4, और ये यहाँ पर अगर आप 6 रख देते हैं तो 1/3 बन जाएगा, दैट इज ये 4/3 1.33। तो अभी देखिए Cv इज इक्वल टू R अपॉन गामा -1। अगेन यहाँ पर गामा के प्लेस पर 5/3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये सॉल्व करके 3R/2 5R/2 एंड 3R, और ये Cp के वैल्यूज आपके सामने है। तो अगर आप गैस एक्सपेंशन के लिए यहाँ पर देखिए बच्चों, गैस एक्सपेंशन के लिए ग्राफ लें, ये प्रेशर और वॉल्यूम में एडियाबैटिक के जो कर देखें तो आप जानते हैं कि स्लोप क्या था, गामा टाइम्स माइनस गामा टाइम्स P अपॉन V था। तो उसको अगर ध्यान में दें तो ये अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा यहां पर जो गामा का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ही यहां पर स्लोप भी इस तरह से होगा, स्टेट होगा वैल्यू स्लोप का ज्यादा। तो सबसे ज्यादा आप देख पा रहे हैं इसके लिए है 1.67, ये गामा की वैल्यू के लिए है, और ये यहां पर गामा कितना है 1.4, और ये जो आप देख रहे हैं 1.33, ये गामा की वैल्यूज है। इनके लिए ये एडियाबैटिक यहां पर एक्सपेंशन आपको दिखलाया जा रहा है। लेकिन तो बस यहां पर आप ऐसे भी समझ लें कि ये किसके लिए था, देखिए पॉली के लिए था, पॉलीएटॉमिक, डाई, और ये मोनोएटॉमिक के लिए था। तो ये थोड़ा सा एक आइडिया अपने दिमाग में आप लोग रखिएगा। अब आप लोगों को बताऊं बच्चों कि इस बात को याद रखने से अच्छा है करके देख लेंगे। बस आपको यहां पर इतना याद रखना है गामा और एफ में रिलेशन क्या है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप जानते हैं मोनोडाई के लिए और ये पॉली के लिए, तो इनको सब्स्टिट्यूट करके आप Cp और Cv भी निकाल सकते हैं जरूरत पड़ने पे। तो ये हमारी बात थी बच्चों जो चल रही थी कल के रिलेशन में। अभी आज हम लोग यहाँ पर हीट इंजन की बात करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हीट इंजन को यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे, है ना। लास्ट में मैं आज कई क्वेश्चंस आप लोगों के लिए दिखलाऊंगा कि बहुत खराब क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्वेश्चंस बस कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है। देखिएगा जितनी बातें हमने आप लोगों को कल से आज तक बताई होंगी वो सारी बातें आप लोगों को जरूर मिल जाएंगी जो अपने नीट के क्वेश्चंस पास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं। तो चलिए यहां पर आप लोगों को मैं हीट इंजन के बारे में बताने जा रहा हूं। आप जानते हैं, देखिए हीट इंजन एक ऐसा युक्ति है जो क्या करता है, ऐसा डिवाइस है विच कन्वर्ट हीट इनटू वर्क। हीट इनटू वर्क, ध्यान दीजिए, हीट इनटू the device which convert heat energy into mechanical work is called heat engine। और heat engine में mainly आपको बताएं 3 things याद रखिएगा। 3 things होते हैं, hot reservoir होता है, cold reservoir होता है, और एक यहां पर working substance है। तो देखिएगा जरा सा, ये हॉट
रिजर्वायर है, ये यहां पर वर्किंग सब्सटेंस है, और ये जो देख रहे हैं कोल्ड रिजर्वायर। अब यहां पर ये जो आप देख रहे हैं वर्किंग सब्सटेंस है, ये यहां पर गैस भी हो सकता है, और इसमें क्या करते हैं, हॉट रिजर्वायर से, देखिए हॉट रिजर्वायर से एनर्जी लेकर के वर्किंग सब्सटेंस क्या कर देता है, जिसको कोल्ड रिजर्वायर कह रहे हैं, ये तो हमारा हो गया सोर्स, और ये हो गया सिंक। बच्चों इसे क्या कहते हैं हम लोग, सिंक कह देंगे, इसको वो पास कर देता। तो इसका टेम्परेचर सपोज T1 है और यहां पर टेम्परेचर T2 है, और कितना अमाउंट वर्क हो रहा है, ये सपोज इसमें काम कितना कर देगा भाई, इतना इसने यहां पर से टेम्परेचर से सोर्स से यहां पर से हीट लिया, और उसको यहां पर कुछ तो वर्क कर दिया, और कुछ क्या कर दिया, सिंक को ट्रांसफर कर दिया। तो यहां पर हम इस तरह से इसके लिए कह सकते हैं कि एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो एफिशिएंसी आप जानते हैं क्या होता है, वर्क कितना कर रहा है और कितना उसने अमाउंट ऑफ हीट लिया था। तो बस इसमें आपको इतना जानना है कि एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, दैट मीन्स W अपॉन Q1, और ये देखिए Q2 इसने ट्रांसफर कर दिया था। तो इसका देखिए एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, W अपॉन Q1। अब ये W कितना होगा, इतना तो इसने लिया था और इतना इसने सिंक को दे दिया, तो Q1 माइनस Q2 यहां पर W हो जाएगा। तो W को यहां पर कितना, Q1 माइनस, और ये Q1 है। अभी आप लोग देख सकते हैं कि इसे दैट मीन्स 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। याद रखिएगा अच्छी तरीके से, इसके लिए ये यहां पर इसका एफिशिएंसी दिखला रहा है, कितना, इतना होगा। अब इसको हम यहां पर इस तरह से इस टर्म में भी कर सकते हैं कि देखिए इसको, ये जो हमारा एफिशिएंसी है, इसको हम टेम्परेचर के टर्म्स में भी कह सकते हैं, T1 माइनस T2 अपॉन T1, दैट मीन्स 1 माइनस T2 बाई T1, ये भी यहां पर। तो बस आपको इसका एफिशिएंसी जानना था कि कितना होगा। देखिए यहां पर आप लोगों को हीट इंजन में एफिशिएंसी जो हम दिखला रहे हैं, ये लेस देन 1 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी हीट इंजन 100% एफिशिएंसी, 1 का मतलब होता है 100%, तो 100% तो हो नहीं सकता है। हीट लॉस होता है, हीट जब वर्क करेगा तो उसमें कुछ टेम्परेचर फ्रिक्शन में कुछ इस तरह से हीट लॉस होगा। तो एफिशिएंसी इसका इतना है। अब यहां पर एफिशिएंसी किस तरीके से ज्यादा हो सकता है कि जब T1 का वैल्यू आप देख रहे हैं ज्यादा होगा तो नेचुरली नेगेटिव पोर्शन ज्यादा हो जाएगा, T1 ज्यादा होगा तो नेगेटिव पोर्शन कम हो जाएगा, दैट मीन्स यहां पर एफिशिएंसी बढ़ सकता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं बच्चों रेफ्रिजरेटर के बारे में बात करते हैं, तो रेफ्रिजरेटर देखिए क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। ये क्या करता है, हीट इंजन हॉट यहां पर सोर्स से एनर्जी हीट लेकर के ट्रांसफर करता है, किसको, सिंक को यहां पर दे देता है। लेकिन रेफ्रिजरेटर की अगर हम बात करते हैं तो कोल्ड रिजर्वायर जो होता है ये यहां पर, इससे देखिए रेफ्रिजरेटर में जस्ट उल्टा होता है। और मैं आप लोगों को चाह रहा था कि इसको मैं यहां पर बनाए रखूं और आपको इसे, ये देखिए
ये यहाँ पर हॉट रिजर्वायर है और ये जो देख रहे हैं आप वर्किंग सब्सटेंस है और ये यहाँ पर कोल्ड रिजर्वायर। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं दोनों में फर्क जो मैं दिखलाने जा रहा हूं, इसमें क्या होता है कि ये रेफ्रिजरेटर में कोल्ड बॉडी से एनर्जी हीट ले करके, और ये जो आपका वर्किंग सब्सटेंस है ये कोल्ड बॉडी से एनर्जी लेता है, और इस पर जब एक वर्क किया जाता है तो यहाँ पर W अगर वर्क देखिए, दोनों तरफ में फर्क देखिएगा, यहाँ पर ये वर्क इस पे हो रहा है और ये एनर्जी इससे लिया जा रहा है, और किसको ये उसका रिवर्स है। इसीलिए मैं इसके साथ साथ आप लोगों को बता रहा हूं कि हॉट से कोल्ड की तरफ जा रहा था, इसमें कोल्ड से हॉट की तरफ में जा रहे हैं। यही इसका सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो यहां पर T2 टेम्परेचर आपको दिखलाई दे रहा है, ये T1 है, और ये दोनों यहां पर देखिए Q2 ये आपको, और ये Q1। एरो को देखिएगा, इससे आपको ध्यान रहेगा, आइडिया रहेगा। तो अब यहाँ पर इसके लिए भी हम लोग बात करें तो इसकी वर्किंग को अगर आपने बहुत ज़्यादा देखना है तो डिटेल में आप देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर जो हमारे नीड से मतलब की बात है वो यही है। रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है, इससे जस्ट उल्टा होता है, रिवर्स होता है प्रोसेस। इसमें क्या करता है कि ये जो वर्किंग सब्सटेंस है ये सिंक जिसको आप नाम दे रहे हैं, इससे एनर्जी लेता है। और भाई देखिए रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या वस्तुएं रखते हैं, उन वहां पर टेम्परेचर कम होता है और उससे वो एनर्जी ले करके बाहर की तरफ जो टेम्परेचर पहले से ही ज़्यादा है वहां पर इसको सेंड कर रहा है। ठीक यहाँ पर एसी में भी यही बात होती है। तो यहाँ पर कमरे से वो एनर्जी ले रहा होता है, तो अभी यहाँ पर और बाहर ये कोल्ड से हॉट की तरफ में ही ट्रांसफर कर रहा होता है। तो आप लोग इसको भी यहाँ पर देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक चीज बता दूं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ये ऑफ रेफ्रिजरेटर देखना होगा। बीटा लीटर से उसको हम लोग दिखलाते हैं। तो इसमें भी देख लीजिए एफिशिएंसी भी आपको यहाँ पर, और ये आपको बताना है कोएफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो बच्चों यहां पर जैसे आप लोगों ने एफिशिएंसी देखा था, रेफ्रिजरेटर के केस में हम लोग यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करेंगे। तो देखिए जरा सा इसको हम निकाल रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और ये रेशियो होगा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसको हम लोग COP भी कह देते हैं, है ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा लीटर से हम लोग दिखला रहे हैं। तो यहां पर ये रेशियो है हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर टू द वर्क डन ऑन रेफ्रिजरेटर। आप देखिए कितना हीट यहां पर लिया जा रहा था, इट वॉज Q2, कोल्ड से ही ये Q2 तो लिया गया था, अपॉन W। तो यहां पर अगर हम W को सब्स्टिट्यूट करें Q1 माइनस Q2 ही तो होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं Q2 कॉमन लेकर के 1 अपॉन Q1 अपॉन Q2 माइनस 1। और आप लोगों को बताया कि अगर कार्नोट टेंजेंट जब आगे पढ़ेंगे तो उनका जो रेफ्रिजरेटर का केस था उसमें यहां पर हम लोग इसे टेम्परेचर के ही फॉर्म में लेंगे। तो वर्किंग सब्सटेंस का यहाँ पर रोल नहीं, इसमें जब भी हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो टेम्परेचर्स हैं इनकी ही बात करेंगे, हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर के। ये आपको वहां पर भी मैं बताऊंगा एक।
क्षण के लिए। तो ये आप लोग जो देख रहे थे इसका COP था। अब एक छोटी सी बात है, रिलेशन बिटवीन ईटा एंड, अभी आपने ईटा देखा था ना, ईटा कितना था देखिए, W/Q1 है ना। तो रिलेशन बिटवीन बीटा एंड ईटा, तो ध्यान दीजिए यहां पर, इसको रब कर देते हैं। देखिए रिलेशन बिटवीन ईटा एंड बीटा, तो आप लोग देख रहे हैं कि ईटा इज इक्वल टू कितना था, W/Q1, एंड बीटा इज इक्वल टू कितना था, Q2/W। ठीक है। और अभी हम जो यहां पर इसको देख रहे थे रेफ्रिजरेटर के केस में, तो क्या था, Q2 + W, याद कीजिए ये यहां पर से ये एरो मैंने दिखलाया नहीं था, Q2 + W इज इक्वल टू Q1, तो ये Q1 इज इक्वल टू Q2 + W। यही दोनों तो यहां से हीट ले रहा है और इस पर वर्क हो रहा है, और ये उसको बाहर को ट्रांसफर कर रहा है, ये दिखलाई दे रहा है आपको। तो बच्चों ध्यान दीजिए जरा सा, ये वैल्यूज यहां पर Q1 और Q2 के रख दीजिए, तो देखिए आपको कितना मिल रहा है, Q1 इज इक्वल टू कितना रखेंगे, W/ईटा, और Q2 को यहां पर रख देंगे βW + W कैंसिल हुआ, 1/ईटा इज इक्वल टू बीटा +1, और बीटा इज इक्वल टू 1/ईटा -1। दिस इज द रिलेशन बिटवीन, याद रखिए कहीं काम आएगा, रिलेशन बिटवीन दिस बीटा एंड ईटा, बीटा एंड ईटा। ओके, तो अभी आप लोगों ने हीट इंजन देख लिया और उसके साथ साथ में रेफ्रिजरेटर देख लिया, दोनों में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। हीट इंजन में क्या था कि हॉट सोर्स से, हॉट रिजर्वायर से कोल्ड की तरफ एनर्जी ट्रांसफर हो रहा था, वेयर एज रेफ्रिजरेटर में जस्ट उल्टा था, रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा था। इसमें क्या हो रहा था, कोल्ड रिजर्वायर से एनर्जी किसको, हॉट रिजर्वायर को एनर्जी ट्रांसफर हो रहा था। दोनों के बारे में आपने यहाँ पर एफिशिएंसी और COP भी देख लिया, और दोनों में रिलेशन भी आप लोगों ने देख लिया। अब बच्चों यहाँ पर आगे हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, ये जो कार्नोट हीट इंजन के। तो बच्चों यहाँ पर कार्नोट्स आइडियल गैस इंजन की बात हम लोग कर लेंगे, और देखिए इनका एक इनकी सोच है जो कि वास्तविक जो इंजन होते हैं उनमें सहयोग करती है ये बात। ऑल्दो ऐसा परफेक्टली कोई ऐसा कल्पना जो इन्होंने की है ये हो नहीं सकता है, जितना ये बता रहे कि कोई हीट का लॉस ही ना हो उसमें, और लेकिन इनकी जो ये कल्पना है इसी को आधार बनाते हुए हम आजकल के समय में जो इंजन डिज़ाइन करते हैं उनमें उन कमियों को कोशिश करते हैं कि उस हद तक दूर करें। तो बच्चों ये इनका यहाँ पर एक यहाँ पर देखिए इन्होंने इस तरह से इसका एक मॉडल दिया जिसमें कि एक ये हॉट सोर्स है, देख रहे हैं ये यहाँ पर हॉट सोर्स है, देन ये यहाँ पर एक इंसुलेटर लिया हुआ है, और ये सिंक जिसको आप कह रहे हैं इसका टेम्परेचर कम होता है, कोल्ड रिजर्वायर है, और ये हॉट रिजर्वायर है,
अब यहां पर देखिए इसकी खास बात ये होती है, ये इस तीन तरफ से इंसुलेटेड है पूरी तरह से, और ये जो ऊपर का पोर्शन ये परफेक्टली बिल्कुल पूर्णतया चालक है, कंडक्टिंग है, ये जो सरफेस है ऊपर का। लेकिन ये इंसुलेटर है पूरी तरह से, और यहां पर ये भी पूरी तरह से कंडक्टिंग है सरफेस इसका। बाकी सबसे तीनों तरफ से क्या है, ये इंसुलेटर लगा हुआ है। ये इसकी सोच ये कि हीट यहां से सराउंडिंग से बाहर न जाने पाए और यहां से भी न जाने पाए। इंसुलेटर ये यहां पर दिखलाई दे रहा है। ये यहां पर अब इन्होंने एक और कंटेनर लिया है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये पिस्टन लगा हुआ है, और इसमें यहां पर भी ये क्या है, पूरी तरह से कंडक्टिंग है, ये यहां पर से इंसुलेटेड है ये। तो अब आप देख रहे हैं कि अगर इसे हम PQR ये तीन नाम दे रहे हैं, तो सबसे पहले इनकी सोच क्या है, इनका कहना है कि यहां पर ये जो इसमें सपोज वर्किंग सब्सटेंस है, तो यहां पर इसमें कोई गैस है, और इन्होंने क्या किया कि ये सबसे पहले P पर ले गए। अब इसे P पर ले गए तो ये इंसुलेटेड है और ये कंडक्टिंग है, और यहां पर इसको रखने के बाद इन्होंने क्या किया कि इसका टेम्परेचर जो T1 टेम्परेचर आप देख रहे हैं, ये इन्होंने धीरे धीरे इसको बढ़ने दिया। मैंने आइसोथर्मल यहां पर चेंज हुआ, धीरे धीरे ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, यहां से हीट लेना है, यहां पर से दोनों कंडक्टिंग है तो इसने हीट लेना शुरू किया। और अभी क्या किया कि ये पिस्टन स्लोली ऊपर की तरफ में बढ़ने लग गया, आइसोथर्मल। इसको यहां पर जो हम आपको दिखला रहे हैं, प्लीज देखिएगा, ये अगर हम इस पॉइंट को जो यहां पर वर्किंग हो रही है A से लिखते हैं, तो ये देखिए यहां पर क्या हो रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस यहां पर हो रहा है। देखिए धीरे धीरे पिस्टन ऊपर जा रहा है। अब इन्होंने क्या किया कि इसको उठा करके यहां से इंसुलेटर पर रख दिया। इंसुलेटर पर रखेंगे तो हीट लॉस यहां पर से होने नहीं पाएगा। और क्या किया कि धीरे धीरे इसके प्रेशर को डिक्रीज करना, ये जो यहां पर प्रेशर लगा रखा है, इन्होंने धीरे धीरे प्रेशर को डिक्रीज करना शुरू किया। तो क्या होगा बच्चों, प्रेशर को जैसे ही हटाएंगे, प्रेशर को यहां पर से रिलीज करेंगे, तो ये यहां पर क्या होगा, ये जो गैस है इसका टेम्परेचर यहां पर इतना था कि इसने क्या किया कि एकदम से इसको पिस्टन को सडन बिल्कुल ऊपर की तरफ में धकेलना शुरू कर दिया। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ बच्चों, ये एडियाबेटिक यहां पर प्रोसेस हो गया। तो इस जगह पर अगर इसका वॉल्यूम VA और प्रेशर PA था, और यहां पर B पर आ गए, सपोज प्रेशर PB हो गया, वॉल्यूम VB हो गया, और टेम्परेचर बच्चों इस केस में यहां पर जब ये पिस्टन धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, उस समय पर क्या था, टेम्परेचर इसका मेंटेन था, कितना था, T1 टेम्परेचर इसका था। तो आप देखिए क्या हुआ कि यहां पर जब हम इसको इंसुलेटर पर लाए और प्रेशर जैसे ही रिलीज किया, तो ये पिस्टन सडनली ऊपर की तरफ में भागा, और क्या हुआ कि वर्क डन बाय द गैस हुआ, वर्क डन बाय द गैस। तो वर्क डन बाय द गैस हुआ, एक्सपेंड कर गया, पहले भी एक्सपेंड कर रहा था, तो मैंने कर्व आपको ये दिखलाया। और अभी ये देखिए क्या हुआ, B से C पर आपको ये दिखला रहा हूं, ये यहां पर एडियाबेटिक है और ये आइसोथर्मल का केस है, A से B, और B से C जब यहां पर इंसुलेटर पे रखा था तो ये पिस्टन सडनली ऊपर गया। अब क्या करते हैं कि इसको यहां पर सिंक पर R पर ले आते हैं, सिंक पर ले आते हैं, और सिंक पर ला करके धीरे धीरे फिर से उस पर प्रेशर अप्लाई करके पिस्टन को धीरे धीरे स्लोली नीचे जाने देते हैं। तो यहां पर देखिए टेम्परेचर इसका क्या हो चुका था, T2 टेम्परेचर। ये टेम्परेचर कितना,
चेंज हो चुका था टेम्परेचर यहाँ पर T2 टेम्परेचर, क्योंकि जब ये यहाँ पर से तो इसने टेम्परेचर T1 तक लिया था, धीरे धीरे जा रहा था, टेम्परेचर इसका मेंटेन रहा, और जैसे ही यहाँ पर एडियाबेटिक चेंज हुआ तो टेम्परेचर क्या रहा, यहाँ पर दूसरा टेम्परेचर हो गया, T2 टेम्परेचर हो गया। अब इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इसको जब इस पे रखा तो फिर से पिस्टन पर प्रेशर अप्लाई करते गए और टेम्परेचर को उतना ही यहाँ पर मेंटेन रहने दिया। और ये देखिए स्लो प्रोसेस है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा था, पिस्टन नीचे जा रहा था, सो दैट वॉल्यूम क्या हुआ, कम होना शुरू हो गया। वॉल्यूम कितना हुआ, कम होना शुरू हुआ, और ये हमने इसको नाम दे दिया, डी का नाम दे दिया बच्चों। अब देखिए क्या हुआ कि ये यहां पर इस पर रखे जाने के बाद ये जो आप देख रहे थे कि सबसे पहले P पर, P से यहां पर Q पर लाया, Q से फिर एक्सपेंड किया, एडियाबेटिक यहां पर चेंज हुआ, और उसके बाद में आइसोथर्मल फिर से यहां पर इन्होंने प्रेशर क्रिएट करना शुरू किया, और क्या हुआ कि इसका पिस्टन नीचे जाने लगा, वॉल्यूम कम होने लग गया, और ये टेम्परेचर T2 ही मेंटेन रहा। तो यहां पर तो वही टेम्परेचर, और ये देखिए T2 टेम्परेचर पर आ गया। उसके बाद ये फिर से इसे यहां पर पूरा साइक्लिक प्रोसेस कर रहे हैं। तो पहला आपको चरण दिख रहा है, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ में देखिए क्या हो रहा है कि ये इसको पुनः क्या कर रहे हैं, वापस कहां पर ले आ रहे हैं, इस पे फोर्थ केस में आपको ये फिर से यहां पर। तो देखिए अब क्या करते हैं कि जब ये सिंक पर इसको ले आए, तो सिंक पर लाने के बाद में फिर से इस पे प्रेशर धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, और धीरे धीरे जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो यहां पर देखिए जब इसका टेम्परेचर जब फिर से देख लीजिए, यहां पर जब इसको रखा था टेम्परेचर इसका T1 था, और धीरे धीरे इसको ऊपर जाने दिया पिस्टन को, टेम्परेचर इसका कितना रहा गैस का, T1 ही रहा। ठीक है, आइसोथर्मल यहां पर प्रोसेस लग रहा था, ये जो आपको हमने ए से बी तक दिखलाया। अब देखिए इंसुलेटर पर रखने के बाद इसे प्रेशर डिक्रीज किया और पिस्टन ऊपर की तरफ गया, तो क्या हुआ कि गैस एक्सपेंड करने लगी, वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया। और अभी क्या हुआ कि उसने वो टेम्परेचर धीरे धीरे जो T1 टेम्परेचर था, जो पिस्टन ऊपर गया था, T1 टेम्परेचर उसका हो गया था, और अब क्या हुआ कि एकदम से पिस्टन ऊपर गया तो टेम्परेचर यहां पर चेंज हुआ, और टेम्परेचर कितना गिर करके आ गया, T2 टेम्परेचर आ गया। तो ये B से C तक का प्रोसेस है। ये यहां पर जब इंसुलेटर पर इसको रखा था और एकदम से ये एक्सपेंड किया तो वॉल्यूम देख रहे हैं बढ़ गया, और वॉल्यूम बढ़ने के बाद इसका टेम्परेचर T2 हो गया। नाउ अब इसको T2 टेम्परेचर जब इसका हो चुका है, इस पर R पर रखा, सिंक पर रख दिया, कोल्ड रिजर्वायर पर रख दिया। तो यहां पर देखिए परफेक्टली यहां पर कंडक्टिंग है। तो इससे फिर क्या हुआ कि पिस्टन जब यहां पर रखा गया, ये इस जगह पर रख दिया गया R पर, तो अब हमने क्या किया कि इसमें धीरे धीरे हमने प्रेशर बढ़ाना शुरू किया। जो प्रेशर बढ़ाना शुरू करेंगे तो ये गैस यहाँ पर वॉल्यूम कम हो रहा है, और ये सिंक को एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। तो सिंक को एनर्जी ट्रांसफर करेगा और अपना टेम्परेचर T2 मेंटेन रखते हुए, ये जो मैं D तक दिखला रहा हूं, वापस आ रहा है ना वॉल्यूम। अब इसके बाद देखिए फोर्थ इसका जो स्टेप है, उसमें क्या हुआ, मैंने इसको फिर से उठाया और कहां पर रख दिया, इंसुलेटर पर रख दिया। जैसे आए थे वैसे ही गए। इंसुलेटर पर जब रख दिया तो अब हमने क्या किया कि इस पर एकदम से हमने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया। जैसे प्रेशर एकदम से सडनली हटाया था, पिस्टन ऊपर भागा, तो उसी तरह प्रेशर एकदम से रख दिया। तो क्या हुआ, अभी ये T2 टेम्परेचर कम हो चुका था, ये T2 टेम्परेचर अब बढ़ते बढ़ते फिर से कितना हो गया, वही T1 तक पहुंच गया। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, वॉल्यूम यहाँ पर पुनः डिक्रीज करेगा। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये एडियाबेटिक फिर से हो गया D से A पर। तो इस जगह पर मान लीजिए कि प्रेशर PC, वॉल्यूम PC, और यहां पर देखिए प्रेशर PD और वॉल्यूम VT।
तो ये बच्चों जो आप लोगों को दिखलाया जा रहा है यहाँ पर 4 चरणों में, इस तरह से हमने क्या किया कि जितना यहाँ पर अमाउंट हीट का लिया था वो सारा का सारा ट्रांसफर हो गया सिंक को, और फिर से वही पूरी साइकिल दोहराई जाएगी, फिर से वही बात होगी। तो इसमें कहीं कोई हीट का लॉस नहीं हो रहा था। ऑल्दो इस तरह से ये पॉसिबिलिटी 100% की होती नहीं है, लेकिन इस हद को, इसको ध्यान में रखते हुए इंजन को इस तरह से हम लोग मॉडिफाई करते चले जा रहे हैं कि हीट का लॉस ना हो। अब आगे आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी। तो बच्चों एफिशिएंसी के लिए इसके वही बात जो हम लोग कर रहे थे, अभी हीट इंजन की बात कर रहे थे, W/Q1, जो बिल्कुल सेम वही बात की थी। और W आप जान रहे हैं, Q1 देखिए इसकी एफिशिएंसी कितना होगी, W/Q1 होगा। और W आप लोग जान रहे हैं Q1 माइनस Q2 है, दैट इज ये कुल मिलाकर के हो जाएगा 1 माइनस Q2/Q1। ये इतना इसका एफिशिएंसी हो जाएगा कार्नोट हीट इंजन का। आगे चलिए देखते हैं। तो ये हमारा अभी हम लोग यहाँ पर एफिशिएंसी को जो आप देख रहे हैं कि Q के टर्म्स में निकला है, तो वही अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। तो कार्नोट में इसका यहाँ पर रोल नहीं होता है, ये Q के टर्म्स में नहीं। हमने तो यहाँ पर टेम्परेचर जो दिए हुए थे T1 और T2, इन्हीं के टर्म्स में हमको इसे निकालना पड़ेगा। तो ये डिपेंड किस पे करता है, ये हमेशा डिपेंड करेगा टेम्परेचर्स पे डिपेंड करेगा। तो हमें यहाँ पर इसको एफिशिएंसी को टेम्परेचर के टर्म में निकालना है। तो देखना है कि कितना यहाँ पर Q1/Q2 के वैल्यू टेम्परेचर के टर्म में कितने आते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर A से B तक जब आए थे तो यहाँ पर आइसोथर्मल था, ये भी देखिए आइसोथर्मल है, ये एडियाबैटिक है। D से A पर जब वापस आए थे तो इन 4 चरणों में कितना कितना Q1 Q2 का वैल्यू हो रहा है वो हमें देखना। तो Q1 यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो एरिया था इसमें हीट उसने लिया था, और Q2 C से D था। तो पहले A से B तक के लिए वर्क डन ये हम लोगों ने निकाला हुआ है। अगर आपको याद हो, अभी हम लोगों ने पिछले टर्न पर किया था कि कितना Q1 की बात अगर हम कर रहे थे तो Q1 कितना था, देखिए फिगर को वहां पर Q1 इज इक्वल टू कितना होगा, VA टू VB PdV, और प्रेशर को आप लोगों ने रखा था कितना, RT अपॉन V, PV इज इक्वल टू RT से। ये ध्यान रहे कि 1 मोल यहां पर लिया हुआ है, तो 1 मोल के लिए P इज इक्वल टू RT। तो ये यहां पर कितना हो गया था, RT log VB बाई VA, ये आप लोगों ने निकाल लिया था। अब इसी तरह से अगर हम यहां पर किस पर बात कर रहे थे, A से B के लिए और C से D के लिए भी कर ले, वो भी आइसोथर्मल है, A टू B Q1। तो अब देखिए यहां पर जब इसने ये केस क्या था, सिंक को यहां पर सिंक पर रखा गया था। तो सिंक को रखने के बाद सिंक पर प्रेशर बढ़ाते जा रहे थे। तो अभी क्या था कि वो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा था, किसको, हीट ट्रांसफर कर रहा था, सिंक को ट्रांसफर कर रहा था। तो C टू D में देखें अगर हम Q2 था, वही तो ट्रांसफर किया हुआ है तो Q2 होता है, तो वो क्या था, VC टू VD। फिर से यही हम लगा देंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये RT log बेस E पर कितना था। अच्छा यहां पर ध्यान दीजिए, अभी ये वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, ऑन द सिस्टम हो जाएगा, वर्क डन ऑन द गैस हो जाएगा। तो नेगेटिव में ये हो जाएगा। और अगर आप नेगेटिव साइन को हटाना चाहते हैं तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक छोटा सा चेंज यहां पर, ये इंटरचेंज कर दें अगर आप लिमिट, तो ये प्रॉपर्टी होती है। तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव अप हो जाएगा। तो अब इसे PdV और ये RT हो जाएगा log VC और ये VT, इतना हो जाएगा।
तो Q1 अपॉन Q2 को आप लोग देख पा रहे हैं कितना हो गया, Q1 अपॉन Q2 बच्चों कितना हो गया, RT तो कैंसिल हुआ, सो लॉग VB अपॉन VA, और ये कितना हो गया लॉग VC अपॉन VD, ये RT तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, लॉग VB बाई VA और लॉग VC बाई VD। ओके, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो हमारा VB और VA और VC और VD है, इसको यहां पर बच्चों हम लोग चेंज, ये यहां पर एक चीज देख पा रहे हैं, देखिए यहां पर एक गड़बड़ दिख रही है, ये कितना है टेम्परेचर, Q1 के केस में कितना टेम्परेचर था, T1 था, तो यहां पर ये T1 चल रहा है, तो ऐसे कटेगा बिल्कुल नहीं। और ये देखिए कितना चल रहा था इस केस में, T2 चल रहा था यहां पर टेम्परेचर, तो ये T2 रहेगा, तो ये कैंसिल नहीं होगा, R कैंसिल होंगे बच्चों, ये T1 और T2 रहेगा, T1 एंड T2। अब देखिए T1 एंड T2 के टर्म्स में आ रहा है, लेकिन ये जो हमारे पास लॉग VB बाई VA और ये अपॉन लॉग एट द बेस E VC बाई VD है, इसको हम लोग इन दो प्रोसेस से निकालेंगे। तो यहां पर देखिए एडियाबेटिक चेंज हो रहा है, और B से C में आने पर टेम्परेचर T1 से T2 हो रहा था, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बच्चों TV रेस्ट टू द पावर गामा माइनस 1 लगा देंगे दोनों ही केस में। तो देखिए यहां पर B पर की अगर हम बात करें तो ये विजिबिलिटी, हाँ B to C की बात कर रहे हैं, तो कितना बच्चों T1 देखिए VB रेस्ट टू द पावर गामा माइनस 1, एडियाबेटिक प्रोसेस लगाएंगे, और इस जगह पर देखिए कितना हो जाएगा, यहां पर तो अब टेम्परेचर गिर करके यहां से T1 से T2 हो चुका था, तो T2 VC रेस्ट टू द पावर गामा माइनस 1। ओके, अब देखिए जैसे B to C है, उसी तरह से D और A के लिए भी होगा एडियाबेटिक प्रोसेस, D to A के लिए अगर हम बात करें तो A पर कितना T1 VA रेस्ट टू द पावर गामा माइनस 1, और ये देख रहे हैं D पर कितना होगा, भाई ये तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या है, TV रेस्ट टू द पावर गामा माइनस, T1 V1 रेस्ट टू द पावर गामा माइनस 1, T2 V2 रेस्ट टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वेट है यहां पर और यहां पर के लिए। तो ये देखिए कितना होगा T2 VD रेस्ट टू द पावर गामा माइनस 1 इन दो पॉइंट के लिए। और अगर आप इन्हें डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो देखिए T1 T2 T2 कैंसिल हो जाएंगे, और ये यहां से आपको मिल जाएगा VB अपॉन VA, और ये यहां से VC अपॉन VD। पावर ये सब में गामा माइनस 1 दोनों तरफ से हटा देंगे, तो ये मिल जाएगा यहां पर। अब ये VB अपॉन VA आप देख पा रहे हैं, ये देख रहे हैं VB अपॉन VA, तो ये क्या हो जाएगा T1 VB बाई VA और VC बाई VD, ये दोनों इक्वेट है, तो ये पोर्शन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो कुल मिला के आपको ये Q1 बाई Q2 को हम क्या लिख सकते हैं, अब T1 बाई T2 लिख सकते हैं, सो दैट बच्चों हमारी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, अभी हम लोगों ने निकाला था, देखिए ये निकाला था जो एफिशिएंसी, तो अब एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1 माइनस ये जो Q2 बाई Q1 था देख लीजिए, तो इसकी जगह पर हम लोग क्या रख देंगे T2 बाई T1। तो ये आप लोगों को यहां पर इसकी कॉर्नॉट इंजन की एफिशिएंसी मिल गई, विजिबिलिटी है, यस माय डियर, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लें बच्चों। आगे देखिए आपको मैं ले चलता हूं, एफिशिएंसी पर बात हो गई, एक आपको बताऊं छोटी सी बात है, कॉर्नॉट थ्योरम की बात है। तो कॉर्नॉट थ्योरम में इतना बताया गया है आपको कि रिवर्सिबल इंजन जो होता है, कॉर्नॉट इंजन की एफिशिएंसी किसी भी
इरिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी से हमेशा ज़्यादा होगी। दैट मीन्स अगर हम बात करें रिवर्सिबल, ये ऑलवेज किससे, इरिवर्सिबल, आई से हम इरिवर्सिबल को दिखा रहे हैं। रिवर्सिबल इंजन का जो कार्नोट इंजन का यहाँ पर एफिशिएंसी वो हमेशा इरिवर्सिबल इंजन से ज़्यादा होगी। इरिवर्सिबल इंजन तो ये सब होते ही है जो कि हमारा जो हीट वापस जो लॉस हुआ है उसको ना कर पाए, तो ये एफिशिएंसी हमेशा ज़्यादा। अब आप एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, अगर हम एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं, वही बात आपसे कर रहे थे ना, एफिशिएंसी देखिए हम बढ़ाना चाहते हैं किसकी, ये आपको विजिबल है, हाँ, तो एफिशिएंसी अगर हम बढ़ाना चाह रहे हैं इंजन की, तो क्या होना चाहिए, T2/T1 ये जो दिखलाई दे रहा, तो ये क्या था, ये था हॉट रिजर्वायर, यस, जो सोर्स था उसका टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। तो ये पोर्शन जब ज्यादा हो जाएगा तो ये यहाँ पर पोर्शन कम हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 से बहुत थोड़ा ही क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होगा, तो इफिशियंसी उसकी तकरीबन 1 के आसपास आ रही। ऑल्दो ऐसा पॉसिबल है नहीं कि बिल्कुल ही पूरी तरह से 1 हो जाए, 100% एफिशिएंसी हो जाए किसी इंजन की, लेकिन उन मापदंडों को काफ़ी हद तक हम लोग पूरा कर पा रहे हैं, काफ़ी क्लोज आ चुके हैं, साइंटिस्ट इस पे लगे रहते हैं। तो बच्चों ये जो बातें हमने आप लोगों को बताई, ये तो पूरी तरीके से आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिया। अब हम चाह रहे हैं कि आप लोगों को मैंने अभी शुरुआत में प्रॉमिस किया था कि दिखलाऊंगा न्यूमेरिकल्स, वो आप देखिएगा कि कितने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं और आपसे पक्का होंगे जो पिछले सालों में न्यूमेरिकल्स आए। तो हम कुछ न्यूमेरिकल्स को बोर्ड पर यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में बना देते, क्लियर हो जाएंगे फिगर वाले जो होंगे क्वेश्चंस, और उसके बाद 1 बाय 1 आप लोगों को दिखाते हैं कि आप अपनी कॉपी पे लेके बैठिएगा और वीडियो को पॉज करके आप पक्के तौर पे इसको लगाने की कोशिश करेंगे, है ना, और देखेंगे बिल्कुल लगेंगे। तो देखिए न्यूमेरिकल्स हम लिखने जा रहे हैं इस पे। हाँ तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको देखिए मैंने 1 बाय 1 इस पे बनाया हुआ है, 5-6 क्वेश्चंस हैं, इनको करना है। तो देखिए किस तरह से आपको अप्रोच लगानी है। पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक ये एंटी क्लॉकवाइज देख पा रहे हैं, आपको दिखलाई दे रहा है, वर्क डन जो हो रहा है उसका साइन आपको पता होगा, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव होगा। क्वेश्चन है हीट रिजेक्टेड, कितना हीट रिजेक्ट होगा, इस पे हमें ध्यान देना है। तो बच्चों यहाँ पर हम वर्क डन अगर निकालते हैं तो ध्यान दीजिए जरा सा, W कितना हो जाएगा, वर्क डन अगर आप लोग निकालेंगे तो ये देख रहे हैं कि जहां से चले थे वहीं पर आ गए साइक्लिक प्रोसेस, तो अंदर का एनक्लोज्ड एरिया, और एरिया एनक्लोज कितना होगा, प्रेशर देखिए P से 2P हो गया है, वॉल्यूम V से 3V हो गया है। तो पहली बात तो माइनस साइन लग जाएगा क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, और यहां पर देखिए प्रेशर कितना 2P माइनस P दैट इज P इंटू 3V माइनस V दैट इज 2V, तो कुल मिलाकर के कितना हो गया -2PV, इतना वर्क हुआ। इतना वर्क नेगेटिव में है बच्चों, तो ऑप्शंस में हमारे पास में वैसे भी नेगेटिव कोई नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर दिया भी होता तो आपको समझना है PV दिया है, PV/2 दिया, ऑप्शन 1 दिया है 2PV। तो यहां पर जितना यहां पर एंटी क्लॉकवाइज काम हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है, देखिए पिस्टन पर काम हुआ, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा, बताया था, और इसमें क्या होगा, हीट रिजेक्ट ही तो करेगा, तो इतना वर्क डन हुआ उस पे माइनस में, तो इतना हीट वो पॉजिटिव में रिजेक्ट कर देगा, तो हीट रिजेक्टेड इज 2PV इज द आंसर। ये ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में, जो उस पर वर्क हुआ नेगेटिव में काम हुआ क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो जितना वर्क हुआ उतना वो हीट रिजेक्ट करेगा पॉजिटिव साइन के साथ में। तो अभी देखिए आगे चलते हैं, यहां पर एक और क्वेश्चन हमें दिखलाई दे रहा है। इस क्वेश्चन में यहां पर A से B तक आ रहे थे, 3 हमारे पास पाथ थे, पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो आप जानते, अच्छा इनमें से कौन सा ऑप्शन
करेक्ट होगा? इन चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पहले ऑप्शन में है Q1 इज ग्रेटर देन Q2। मतलब जो ये पाथ जब लिया था तो इसमें अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा दिया गया था, ठीक है, और इसमें कम उससे, और सबसे कम इस वाले पाथ के लिए दिया गया था। देन आगे दिया हुआ एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी तीनों ही केस में इक्वल है। तो भाई ये तो पक्की बात है कि इंटरनल एनर्जी ए से बी तक जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो पाथ पे नहीं डिपेंड करता है तो इसका मतलब हो गया कि ये वाला तो ऑप्शन कतई मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है। इंटरनल एनर्जी का फर्क कैसे होगा ए से बी में? ये तो छोड़ दीजिए, ग्रेटर जो लगा हुआ था U1 इज ग्रेटर देन U2। अब इन तीन की बात बचती है। तो यहां पर हम एक बात देख पा रहे हैं बच्चों कि देखिए वर्क डन किसमें सबसे ज्यादा रहा होगा, ध्यान दे लीजिए। जाहिर सी बात है यहां पर W1 सबसे ज्यादा रहा होगा, उसके नीचे का एरिया देखिए सबसे ज्यादा होगा, इस वाले पाथ के नीचे का एरिया सबसे ज्यादा, उसके बाद में फिर W2 है इसके नीचे को, इसके नीचे सबसे कम W3। तो बच्चों जब W1 सबसे ज्यादा है और चेंज इन एनर्जी सब में सेम है तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा वर्क डन हुआ होगा, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट भी लिया होगा उसने, ज्यादा उसने हीट लिया होगा तो ज्यादा काम कर दिया, क्योंकि इंटरनल एनर्जी तो सेम रहनी है। तो इंटरनल एनर्जी डेल्टा U1 इज इक्वल टू डेल्टा U2 इज इक्वल टू डेल्टा U3 है अगर, और ये W1 W2 ज्यादा है तो पक्की बात है कि Q1 ज्यादा रहा होगा, Q2 से ज्यादा रहा होगा। जब ज्यादा काम कर रहा है तो Q1 सबसे छोटा थोड़ी ना हो सकता है, कि इस वाले पाथ में सबसे ज्यादा वर्क करके दे रहा है तो ज्यादा एनर्जी भी उसकी, तो ये तो ऑप्शन कतई नहीं दिखलाई देता हमें। तो अच्छा अब रहेगी तीनों अगर इक्वल होते, अगर तीनों इक्वल होते तो Q1 Q2 Q3 इक्वल है और वर्क ज्यादा कर रहा है इस वाले पाथ में सबसे ज्यादा, तो ये बात भी नहीं समझ में आती कि जितना Q1 है उतना उसने इंटरनल एनर्जी तीनों केस में सेम है और काम ज्यादा कर रहा है, तो कहां से कर रहा है काम ज्यादा? जाहिर सी बात है कि अगर तीनों ये इक्वल होते तो ये तो बात बन ही नहीं सकती। तो वर्क डन को देखते हुए हम Q1 पे ध्यान देंगे तो हमें यहां पर ये ऑप्शन करेक्ट दिखाई दे रहा है, देख लीजिए, है ना। आगे चलते देखिए एक क्वेश्चन और ये 2012 में पूछा गया था, ये सभी पूछे हुए पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं। इसमें यहां पर हम आपको ब्रीफ कर दें, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि V से 3V, वॉल्यूम V से 3V सभी में हो रहा है, V से 3V, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्वेश्चन में बोला गया है ना। और उसके बाद जब 3V पर पहुंच गए वॉल्यूम, गैस ने वर्क किया और पिस्टन ऊपर चला गया, सपोज उसने काम किया, एक्सपेंड कर गया, वॉल्यूम बढ़ गया, देन सडनली अभी क्या हुआ, प्रेशर कांस्टेंट है, सॉरी मैं क्या करूं, हाँ एट कांस्टेंट प्रेशर, ये भी गिवन है, वॉल्यूम अगेन डिक्रीजेस फ्रॉम 3V टू V एट कांस्टेंट प्रेशर। पहला पार्ट दिया है कि V से 3V आइसोथर्मलिक और 3V से V कांस्टेंट प्रेशर, विच ग्राफ इज करेक्ट, इनमें से कौन सा ग्राफ बिल्कुल परफेक्ट है, शुद्ध है, कहा जाएगा। तो बच्चों जरा सा ध्यान देते हैं यहां पर, ये देखिए यहां पर V से 3V हो रहा है, ठीक है, ये क्या है, आइसोथर्मल का केस दिखला रहा है, और उसके बाद में बोला जा रहा है 3V से V, तो ये एरो बना है इधर V से 3V, तो ये वाला तो नहीं होगा। अब चलिए देखते हैं इस ग्राफ की बात देख लेते हैं, सेकंड ये तो जो C पार्ट दिया है, C में हाँ ये तो बात समझ में आती है कि 3V से V हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेकिन ये जब शुरुआत में V से 3V हुआ था तो आइसोथर्मल बोला गया है, तो आइसोथर्मल कर्व ऐसा थोड़ी ना होता है, आइसोथर्मल तो इस तरह का होता है। यहां पर ये जो दिखलाया गया इन तीनों में से ऊपर PV इज कांस्टेंट,
है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉयल्स लॉ, तो उसका कर्व मैंने बताया था इस तरह से होता है। तो ये तो कतई नहीं हो सकता है, ये पहली बात ही गलत। आइसोथर्मल ये दिख ही नहीं रहा है V से 3V में। अब बात आती है इसकी और इसकी, तो इसमें यहां पर साफ साफ दिखलाई दे रहा है ये तो आइसोथर्मली हुआ है, प्रेशर P, वॉल्यूम V से 3V, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर नहीं है। कांस्टेंट प्रेशर के लिए तो यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन, ये P सारे दिए हुए हैं बच्चों, तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ये ही करेक्ट है आंसर, डी इज द करेक्ट वन। ओके, अब देखिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास यहां पर दिया है 2015 में ये आया हुआ था, 2015 में ही है मेरे ख्याल से, ठीक है। इस क्वेश्चन में यहां पर हमें बोला गया है कि amount of work done, the question is what is the net work done by the gas, by the gas तो होगा ही, clockwise है, देख लो भैया clockwise है, net work done by the system, by the gas। तो बच्चों यहां पर ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको साइक्लिक प्रोसेस दिखलाई दे रहा है, एरिया इनक्लोज्ड निकालना था। और ये ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस में कि यहाँ पर प्रेशर दिया है 10 पावर 5 में दिया है पास्कल, ये तो 2 और 6 दिखलाई दे रहे हैं, इनके साथ में इंटू 10 पावर 5 भी लगेगा। तो ये राइट ट्रायंगल आपको दिखलाई दे रहा है, तो इसमें W वर्क डन बाय द गैस, गैस एक्सपेंड कर रहा है, बाय द सिस्टम, तो कितना होगा, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर BC, देख लीजिए। और अभी अगर इसकी AC की बात करें तो 2 से 8 हो गया है, कितना, 8 - 2, और ये 10 रेज़ टू द पावर -3V लगा हुआ है मीटर क्यूब में, देखना -3 दिया हुआ है इसमें। अब बात BC की आ रही है, तो BC के लिए आप देखिए 2 to 6 हो गया है, तो चेंज कितना हो गया, यहां पर देख रहे हैं 6 - 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 पास्कल में, MK सिस्टम में सारा का सारा है। तो ये कुल मिलाकर के आपके पास हो गया यहां पर से 2 to, भैया ये देखिए जरा सा, हाँ 2 to 8 हो रहा था, तो ये कितना था, ये 1/2 इंटू 6 और ये इंटू 4, ये दिखलाई दे रहा है 10 पावर -3 और ये 5, तो ये 10 पावर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएगा। और अभी ये कितना हो रहा है बच्चों, ध्यान दीजिए, 2 3 3 4 1200 जूल। ये मैंने यहां पर अगर फिगर ये जो है इसके हिसाब से लगाया हुआ है, वैसे मुझे जो दिखलाई दिया अभी अभी, तो ये दिया हुआ है बच्चों, ये गिवन है आपको, ये 7 गिवन है, ये 7 दिया है, आगे 8 चला गया, इसका मैंने ये देखा तो 7 दिया हुआ है, तो पक्की बात है। तो अब ये देखिए 7 - 2 हो जाएगा, तो 7 - जब 2 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, आप लोग बाद में आंसर देखें तो आपको लगे कि वो क्वेश्चन में नहीं, तो क्वेश्चन तो अलग भी हो सकते हैं, उससे क्या है, 5। तो अब आप देख सकते हैं कि 1/2 5 इंटू 10 पावर -3 और ये 6 - 2 इंटू 10 पावर 5 ये दिया हुआ था। तो अब ये कितना हो जाएगा, 2 तो ये 1000 हो जाएगा, 1000 जूल हो जाएगा, ये वर्क डन 1000 जूल विजिबल है, आप लोगों को दिखलाई दे रहा है, देखिए, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, एक हमारे पास क्वेश्चन यहां पर है और एक क्वेश्चन यहां पर, पहले इसी को देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं पहले। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 2014 में पूछा गया, देखिए ये 2014 में पूछा गया, 12 13 14 सभी मैंने दिए हैं, 13 14 15 सारे मैंने लिए, और 20 के तो आप लोगों को कल कराए थे मैंने, 20 19 18 के क्वेश्चन सारे।
तो भाई इस क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों को देखिए दिखाई दे रहा है कि ये जो फिगर बना हुआ है इसमें ए पर वॉल्यूम कितना है, वी नॉट दिया है, डी पर 2 वी नॉट दिया है, और यही बी के लिए भी हो जाएगा, यही सी के लिए हो जाएगा। बाय द वे ये दोनों ट्रायंगल हमें क्या दिखलाई दे रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट दिखलाई दे रहे हैं, है ना। देख रहे हैं कि पी नॉट से 2 पी नॉट, 2 पी नॉट से 3 पी नॉट, तो ये ऊंचाई भी इनकी इक्वल है। लेकिन यहां पर हमसे पूछा गया है नेट वर्क डन, पूछा गया है भाई इस क्वेश्चन में पूछा गया है वर्क डन बाय द सिस्टम इन द साइकिल। अब ये बाय द सिस्टम इन्होंने बोल दिया, मान लीजिए बाय द सिस्टम है या ऑन द सिस्टम है, ये तो हमें यहां से भी पता चल जाएगा। तो भाई देखिए ये जो आपको दिखलाई दे रहा है AED वाला पोर्शन दिखलाई दे रहा है, ये क्लॉकवाइज दिख रहा है, AED पॉजिटिव वर्क डन। तो W अगर हम यहां पर निकालें बच्चों, देखिए ये यहां पर अब हम यहां पर लिख लें, दिखलाई दे जाएगा आपको। ये क्वेश्चन हम रफ कर दें, ये क्वेश्चन तो रफ कर सकते हैं। चलिए तो ये कितना हो गया, चलिए लिख ही देते हैं, प्रेशर कितना 10 पावर 5 पास्कल। हाँ तो ये W यहां पर निकालना है AED, और वो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए यहां पर ये बेस है AD और ये हाइट है, बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल एरिया क्या लेंगे, तो बेस कितना है आपको दिखलाई दे रहा है, V नॉट से 2V नॉट हो गया, दैट इज ऐसे लिख लीजिए 2V नॉट माइनस V नॉट। चलिए ये, और ये जो आपको हाइट यहां से यहां तक की दिखलाई दे रही है वो इससे ले लीजिए, 2P नॉट हो गया था और पहले P नॉट था, दैट इज ये P नॉट ही बचेगा। या चलिए इसको भी लिख लीजिए 2P नॉट माइनस P नॉट, बहुत छोटा लिख रहा हूं, कोई बात नहीं, आपको वहां पर से समझ में आ रहा होगा, V नॉट और ये P नॉट, इतना आ गया। और ये पॉजिटिव में होगा, ये भी देख लीजिए ये पॉजिटिव में होगा, V से 2V, यहां पर सीधे सीधे V, P से 2P तो सीधे सीधे हाइट P, हाफ बेस इंटू हाइट, सीधे सीधे हम लिख सकते थे हाफ V नॉट इंटू P नॉट, ठीक है, पॉजिटिव क्लॉकवाइज है। अब जरा इसकी बात कर लें, क्या W कितना, EBC W लिख लें छोटा सा, ये क्या EBC, ये वर्क भी देखिए कितना होगा, उतना ही तो होगा, 2P से 3P, ये वही P मिल रहा है, और यहां पर से B और C के बीच में यहां पर देख रहे हैं कि वॉल्यूम, तो लेकिन ये बस इतना हो रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये माइनस में हो जाएगा बच्चों कितना, P नॉट V नॉट। तो नेट वर्क डन कितना होगा, W इज इक्वल टू प्लस हाफ P नॉट V नॉट माइनस हाफ P नॉट V नॉट, दैट मीन्स 0। तो ये D ऑप्शन इज करेक्ट, जितना पॉजिटिव में क्लॉकवाइज में था उतना ही एंटी क्लॉकवाइज में था, तो कुल मिलाकर के कितना हो गया, वर्क डन 0 हो गया। ओके, तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन बचता है, ये वाला बच रहा है, 15 में पूछा गया था, 2012, 13, 14, 15 सारे क्वेश्चन इसमें आ गए हैं, कहीं 14 भी होगा, मैंने लिखा नहीं, यही होगा शायद, यही वाला। तो अभी देखिए यहां पर एक और क्वेश्चन दिया है जिसमें बच्चों दिया हुआ है इनिशियल प्रेशर इज P और वॉल्यूम V से 2V कर दिया, मतलब इनिशियल प्रेशर P, वॉल्यूम V, आइसोथर्मली उसको क्या कर दिया, 2P वॉल्यूम कर दिया, वॉल्यूम डबल कर दिया है। तो उस समय प्रेशर कुछ और हो जाएगा, ठीक है, और उस प्रेशर से क्वेश्चन में दिया है पहले V से 2V पे गए आइसोथर्मली, फिर उसके बाद में क्या हुआ कि एडियाबेटिकली 2V से 16V वॉल्यूम हो गया, तो नया प्रेशर क्या होगा। तो प्रेशर के यहां पर 3 फॉर्म हो गए, कि इनिशियल प्रेशर हो गया जब भी आइसोथर्मल
यूज किया, V से 2V पे गए तो एक नया प्रेशर कोई मान लेंगे, चलिए निकाल लेने के लिए P डैश ले लेंगे कोई, या P2 ले लेंगे कुछ। और फिर उस के बाद जब एडियाबेटिक हुआ तो हमारा नया वॉल्यूम तो दिख गया। तो इसको हम यहां पर ऐसे कर सकते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए जरा सा, इस जगह पे करते हैं। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा साफ साफ जगह पे आपको दिखलाते हैं। तो एक तरीके से ये देख लीजिए कि सबसे पहले क्वेश्चन में क्या हुआ कि पीवी से आइसोथर्मली नया प्रेशर कुछ बन गया होगा और 2V पे चला गया ये, और उसके बाद ये B से C में अभी P कोई फाइनल प्रेशर हुआ होगा और 16 देखिए PF और ये 16V हो गया, वॉल्यूम 16 टाइम्स हो गया इतना। तो कह रहे फाइंड पीएफ बता दीजिए आप कितना होगा। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में जब ये आइसोथर्मल कह रहा है तो हम पहले इसी के लिए लगा लेते हैं दैट P2V2 इज इक्वल टू P1V1, जब P डैश टू V इज इक्वल टू A टू B आइसोथर्मली, ठीक है। तो ये देखिए, सो P डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V कैंसिल हो गया, P बाई 2। वैसे बच्चों वैसे भी आप लोग समझ लीजिए, जब भी तो वर्बल आप कर सकते हैं, वॉल्यूम डबल हुआ तो प्रेशर हाफ हो जाएगा क्योंकि PV इज अ कांस्टेंट, ओके। अब देखिए नाउ विथ this pressure and 2V volume under adiabatically कितना न्यू वॉल्यूम 16V वो दे रहा है, क्वेश्चन में दे रहा है 16V। तो बच्चों जब ये 16V नया वॉल्यूम हो जाएगा तो आप लोग देखिए आपको क्या निकालना है, फाइनल प्रेशर है ना। तो लेट न्यू प्रेशर इज PF। तो क्या लगा देंगे, देखिए एडियाबेटिक लगा दें यहां पर, इक्वेशन कितना, P फाइनल V फाइनल 16V हो गया, देखिए V फाइनल रेज टू द पावर गामा, यही तो होता है PV रेज टू द पावर गामा एडियाबेटिक का इज इक्वल टू P डैश 2V रेज टू द पावर गामा। ध्यान दे लीजिए अच्छे से, यही तो लगेगा PV रेज टू द पावर गामा इज कांस्टेंट एडियाबेटिक के लिए, ये जो होता है देखिए। तो P फाइनल V फाइनल, उसके पहले जहां पर से एडियाबेटिक में आया था P डैश हो चुका था आइसोथर्मल से, P से P डैश और 2V उस समय पर हो चुका था। तो यहां पर से ये B टू C ये एडियाबेटिक है ये। तो अभी देखिए कितना हो गया, P डैश का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसीलिए तो निकाला था P डैश को मैंने यहां पर, देखिए। तो ये तो हो गया P बाई 2, और इसको जरा सा देखिए कि PF इंटू 16 रेज टू द पावर गामा V रेज टू द पावर गामा, और ये 2 रेज टू द पावर गामा, और ये यहां पर कितना आपको दिखलाई दे रहा है, देखिए V रेज टू द पावर गामा। अभी ये V रेज टू द पावर गामा दोनों ओर से कैंसिल हो गया बच्चों, और देखिए कुल मिलाकर के आपको कितना मिल पा रहा है, PF इज इक्वल टू
ये जो आपको दिखलाई दे रहा है p/2 तो है 2 रेज टू द पावर गामा, और ये 16 रेज टू द पावर गामा को मैंने ऐसे लिख लिया। और ये कुल मिला करके देखिए कितना हो गया, ये कितना हो गया p/2, 2/16 को हम लोग यहां पर लिख सकते हैं 1/8, और ये गामा का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5/3, सो दिस इज 5/3। तो अभी इसे फर्दर हम लिख सकते हैं p/2, 1/2 रेज टू द पावर 3 लिख सकते हैं 8 को, 5/3, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा p/2 और 1/2 रेज टू द पावर 5। तो कुल मिलाकर के p, ये विजिबल नहीं हो रहा है हमें लग रहा है, ये देखिए ये मेरा फिंगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये लाइन भी आपको नहीं दिखलाई दे रही, ये इतना तो दिखलाई दे रहा है, और 5/3। चलिए मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ, यहाँ पर कर दे रहा हूँ, इस जगह पर कर दे रहा हूँ, ये नीचे यहाँ पर करता हूँ। आप लोग सोचते होंगे उसी में किचपिच करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। एक्चुअली क्या होता है कि क्वेश्चंस आपके सामने रहे तो देखिए यहाँ पर, चलिए इस लाइन को आगे यहाँ से बढ़ा लेते हैं। हाँ, तो ये देखिए ये तो विजिबल है आप लोगों को। तो PF कितना फाइनल दिखलाई दे रहा है p/2, और ये 1/8 रेज टू द पावर 5/3। तो हम इसे बना लेंगे 1/2 रेज टू द पावर 3, 5/3। ये 3 पावर कैंसिल हो जाए तो इंडिसेस का सॉरी बच्चों, इंडिसेस का यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपको कितना 1/2 रेज टू द पावर 5। दैट मीन्स p/, ये देखिए 5 पावर 1 पावर कितना हो गया 6 पावर हो गया, और 2 रेज टू द पावर 6 इज 64। तो अभी ये हो गया p/64 है। तो ये देखते हैं कोई ऑप्शन इसमें जरूर होना चाहिए था। क्वेश्चन मुझे देखना पड़ रहा है कहाँ पर था। हाँ p/64 इसका एक ऑप्शन है ना, p/64 इसका एक ऑप्शन बच्चों दिखलाई दे रहा है, जो कि करेक्ट भी है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा होगा कि बहुत टेढ़े टेढ़े क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जितने भी क्वेश्चंस आप पास्ट ईयर्स में देखेंगे वो सभी के सभी। लेकिन हम लोगों ने हमेशा तो उसको नहीं सोच सकते, कोई नई चीज़ आ रही है, कोई बात ऐसी आ रही, तो इसीलिए तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको पूरी तरीके से एक एक टॉपिक को, सारी चीज़ों को ढंग से देखते हैं। बच्चों मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को इस छोटे से टाइम में, बहुत ही कम मुझे 2 दिन का समय इसमें थर्मोडायनेमिक्स में मिला है, बताने को बहुत सी बातें, और अच्छे से का मतलब है कि टाइम ज़्यादा दे करके डिटेल में किया जा सकता है। और फिर भी मैंने कोशिश किया है कि आपके टाइम को सेव करते हुए मैंने पास्ट ईयर्स के आज भी 6 क्वेश्चंस लगाए हैं, कल भी लगाए थे। और इसी तरह से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वो भी चैप्टर कभी आगे पीछे होते हैं, उससे मत परेशान होइएगा। थर्मोडायनेमिक्स पहले हो जाता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बाद में हो जाता है। तो जैसे आप देख रहे थे एस फॉर्मूला था, तो ये आपको सब सारी चीज़ें जब एक दूसरे से रिलेटेड बहुत ज़्यादा नहीं थी तो इधर उधर होता है, इससे नहीं मतलब, सब बिल्कुल ऑर्डर में ही आपको मिला है सारी चीज़ें जो आपके नीट का सिलेबस है। सो प्लीज़ बच्चों इसको एक बार रिवाइज कीजिए, स्कोरिंग है ज़रूर आपको। ये ऐसी ब्रांच है कि आप लोग ठीक है, मैकेनिक्स फिजिक्स बहुत सारा आता है, उससे आप लोग लगाए तो प्रैक्टिस उसमें ज़्यादा करते हैं, उसको समय भी बहुत चाहिए होता है, और आप लगाते लगाते उसमें टाइम किल करते हैं। लेकिन इन चैप्टर्स को कभी कभी मुझे लगता है बच्चे फोकस नहीं करते। जो मेरी अपनी नेक्स्ट टॉपिक पर मिलूँगा और वहाँ पर हम लोगों की बात होगी, तो SHM पर बात करेंगे, सिंपल हार्मोनिक। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया टॉपिक है, उसका भी बड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वेव मोशन में भी उसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो इन बातों के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। आप लोगों को
मेहनत करनी है, दिन रात एक कीजिए और इन चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए जिससे कि आपका काम अच्छा हो। ओके बच्चों, होप आप सबको हमारी बात समझ में आई होगी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, आगे मिलते हैं। और हाँ बच्चों, एक बात मैं आप लोगों से कहना भूल गया, इतने मेरे काम में अगर कहीं आप लोगों को लगता हो कि कोई ऐसी बात रह गई हो जो कि मुझसे कहीं कुछ मिस्टेक हुआ हो या आपको समझ में नहीं आओ, तो प्लीज़ आप लोग मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए और मैं आप लोगों की क्वेरीज़ को दूर करूँगा। और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कहीं पर कोई अगर आपको दिक्कत रही हो। ओके बच्चों, यही मुझे आपसे कहना था। फिर से एक बार